ओके गाइस, तो हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबको। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं। अच्छा, मैम अरूज या मैम कुरतुल मुझे बता सकती हैं मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है और विजिबल भी है? मैम कुरतुल, अगर आप कुछ बोलिए तो आपकी आवाज़ नहीं आई। आई थिंक so आपका माइक वर्क नहीं कर रहा। जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। चलो ठीक है, चैट में बता दिया। ठीक है, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज भी हम अपना प्रैक्टिस पे फोकस रखेंगे। ठीक है, बस हम राइटिंग टास्क वन में जो डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स आते हैं उनको थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे कि किस किस तरह के ग्राफ होते हैं। और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस की तरफ ही चलेंगे, और जो हमने कल क्वेश्चन किया था उसका आज हम इंशाल्लाह बॉडी पैराग्राफ लिखेंगे। अच्छा, तो लाइन ग्राफ एक बड़ा पॉपुलर ग्राफ है। ठीक है, राइटिंग टास्क वर्क में जो हमने कल भी किया था वो भी लाइन ग्राफ था। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जिस तरह कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में ना, उसकी इंफॉर्मेशन किसी भी कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है ओवर द टाइम। ठीक है, और जैसे कि ये है, आप देख रहे हो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट्स इन अकाउंटिंग। ठीक है, अब ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, और डिफरेंट टाइम जोन है नीचे, और डिफरेंट एनरोलमेंट्स, डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स की। कुछ इस तरह का लाइन ग्राफ होता है। It is common to see diagrams like this which indicate the number, percentage, or rate of something over a period of time. In this case, the time span is over 15 years, and there are three separate line categories. Line graph task can include 2, 3, 4, or possibly up to 6 line in the whole chart. यहाँ पे तो हमें 3 लाइन्स शो हो रही हैं। ये अप टू 6 लाइन्स भी हो सकती हैं। जो हमने कल क्वेश्चन किया था उसमें काफ़ी ज़्यादा लाइन्स थी। फिर एक और बहुत पॉपुलर चार्ट है, वो है बार बार ग्राफ। बार ग्राफ कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, और ये ज़्यादातर कंपैरिजन के तौर पे ही, इसमें कंपैरिजन की बात ज़्यादा करनी होती है हमें। तो इसको पढ़ लेते हैं। सिमिलर टू लाइन ग्राफ्स, बार चार्ट्स कैन आल्सो डिस्प्ले डाटा इन अ लीनियर वे from 19 from this time zone, and however data can also categorize in a non-linear way such as below. तो ये कुछ बार ग्राफ कुछ इस तरह का दिखता है हमें। ठीक है, फिर आ जाता है पाई चार्ट। पाई चार्ट, पाई ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा इस तरह का दिखता है। इसमें परसेंटेजेस की ज़्यादा बात की जाती है। मेनली होती ही परसेंटेजेस की बात है इस पे। फिर हमें टेबल की फॉर्म में भी कोई ग्राफ आ सकता है, मतलब कि वो इस तरह का टेबल बना आएगा और हमें इस पे टास्क वन अपना कंप्लीट करना पड़ेगा। और एक ये बहुत पॉपुलर मैप है। ये थोड़ा सा टफ भी होता है, जिसमें एक प्रोसेस डायग्राम होती है कि किसी भी, कह लें कि कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल अगर मैन्युफैक्चर हो रही है तो उसका एक प्रोसेस मैप दिखा दिया जाता है कि सबसे पहले वो किस स्टेज पे है, फिर नेक्स्ट स्टेज, फिर थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज, सिक्स स्टेज, एंड लास्ट में सेवंथ स्टेज जो फाइनल प्रोडक्ट है। तो हर स्टेज के बारे में हमने इसमें कंपैरिजन की बात नहीं होती, इसमें प्रोसेस की बात होती है बस। और हमने प्रोसेस बताना होता है कि हो क्या रहा है एक्चुअली, किस किस लेवल पे क्या क्या हो रहा है।
फिर लास्ट में एक ज्योग्राफिकल मैप टाइप हमारे पास आ सकता है, जो कि इस तरह मैप हो सकता है या फिर किसी भी तरह का ज्योग्राफिकल मैप हो सकता है, और उस पे कुछ हमें क्वेश्चंस दिए गए होंगे और उस पे हमें बात करनी होती है। ठीक है। और कुछ मैंने ये फ्रेजेस हैं जो कि हम इनको पढ़ सकते हैं बस, और ज़हन में रख सकते हैं, याद नहीं करने। इनमें कुछ वर्ड्स हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप किसी भी चीज़ इंट्रोडक्शन अगर लिखने जा रहे हैं, तो कुछ लाइन्स जो हैं वो हम इस तरह लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल द चार्ट इलस्ट्रेट्स द चेंजेस इन हाउसहोल्ड, व्हाटएवर जोन-सा भी आपका क्वेश्चन टाइप है आगे, ठीक है? लेकिन ये इलस्ट्रेट्स का वर्ड एक याद रखने वाली चीज़ है। अगर इलस्ट्रेट्स नहीं लिखना, इस तरह की डायग्राम है, तो ये द डायग्राम कंपेयर्स द प्रोसेस। ये यूजुअली हम प्रोसेस वाले जो ग्राफ आते हैं उसमें इस तरह लिख सकते हैं। फिर मैप से रिलेटेड हम इस तरह वर्ड यूज़ कर सकते हैं, द मैप डिपिक्ट्स, ठीक है? फिर ग्राफ से रिलेटेड इस तरह कह सकते हैं, द ग्राफ शोज़ ट्रेंड्स इन अ कार ओनरशिप, ठीक है? टेबल अगर कोई आ गया तो उसको हम इस तरह कर सकते हैं, द टेबल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द परसेंटेज ऑफ एक्स वाई ज़ी। तो इनको हम इस तरह नहीं कर इस हम डिफरेंट तरीके से भी इनको यूज़ कर सकते हैं, बस इसमें की की पॉइंट ये है कि आप ये वर्डिंग्स जो है, ये वोकैब्युलरी अपनी इंक्रीज़ करने के लिए बस इन चीज़ों को याद रखें कि किस-किस तरीके से हम इंट्रोडक्शन फ्रेजेस लिख सकते हैं। हम ये प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट को हम इस तरह भी कर सकते हैं, द ग्राफ प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट, इस तरह भी कर सकते हैं, या द टेबल शोज़ ट्रेंड्स, और द टेबल शोज़ इंफॉर्मेशन अबाउट, इस तरह डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये एग्ज़ैक्ट लाइन्स याद नहीं रखनी, बस हमें वर्डिंग्स याद रखनी है कि ये वर्ड्स किस-किस तरह से किस-किस कहाँ-कहाँ यूज़ किए जा सकते हैं। फिर जब हम ट्रेंड्स की बात कर रहे होते हैं, तो उसमें 2 तरह के ट्रेंड्स होते हैं, या तो इंक्रीज़ हो रहा होता है ट्रेंड, या तो डिक्रीज़िंग हो रहा होता है। तो हम उसमें किस-किस तरह के वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल द नंबर ऑफ विज़िटर्स रोज़ शार्पली फ्रॉम 1 मिलियन इन 2005 टू नियरली 3 मिलियन इन 2010। तो ये रोज़ शार्पली एक वर्ड है जो हम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ का वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे ट्रेंड हमने इंक्रीज़ के बारे में डिफाइन करना, डिस्क्राइब करना उसे, ठीक है। थर्ड में हम इस तरह शो कर सकते हैं, द फिगर क्लिम्ड स्टेडीली थ्रू आउट द डिकेड रीचिंग 80% बाय 2020। इंटरनेट यूसेज ग्रू ड्रामेटिकली among elderly people, especially after introduction of smartphones, ठीक है। और इस तरह भी हम शो कर सकते हैं कि भी स्मार्टफ़ोन अडॉप्शन पीक्ड एट, ये पीक्ड एट जो वर्ड है, सॉरी ये वाला पीक्ड एट जो वर्ड है, ये 90, इस तरह इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अडॉप्शन पीक्ड एट 95% 2022 बिफोर शोइंग अ स्लाइट डिक्लाइन। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही वर्ड है इधर देखने वाला, अ, ये पीक्ड वाला, यहाँ पे ये स्लाइट डिक्लाइन, ये भी एक कीवर्ड हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, एज़ अ कंपैरिज़न अगर हम कुछ कर रहे हैं, कुछ भी। तो ये चीज़ें कुछ याद रखने वाली हैं, ट्रेंड्स जब इंक्रीज़ हो रहा होगा। फिर जब ट्रेंड डिक्रीज़ होता है, तो जिस तरह फेल ड्रामेटिकली, अगर कोई ट्रेंड एक बहुत ही तेज़ी से डिक्रीज़ हुआ हमें नज़र आ रहा है ग्राफ में ओवर द टाइम, तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, फेल ड्रामेटिकली। और शार्प डिक्लाइन का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अन और ये ड्रॉप्ड स्लाइटली, अगर कुछ हमें लग रहा है कि भई हाँ, थोड़ा-सा ट्रेंड डिक्रीज़ हुआ, तो इसको इस तरह का सिनोनिम भी यूज़ कर सकते हैं, ड्रॉप्ड स्लाइटली। फिर ये भी यूज़ कर सकते हैं, प्लमेटेड देन बॉटम्ड आउट एट 45%। अच्छा, इसमें हमने कोशिश करनी है कि वही वर्ड्स यूज़ करें जो कि हमारा ना रिदम बनाए रखे पूरे पैसेज में। ऐसा नहीं है कि हम इंट्रोडक्शन में हमने बहुत ही कॉम्प्लेक्स वोकैब्युलरी यूज़ की है, और बॉडी में हम बहुत ही रिपीटिव हम वर्ड्स रिपीट कर रहे हैं, और बहुत ही नॉर्मल सी हमारी वोकैब्युलरी है। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा अवॉइड करना है बस हमने। तो नेक्स्ट देखते हैं, स्टेबिलिटी एंड फ्लक्चुएशन। अगर इस तरह का कोई हमारे पास सिनेरियो आ रहा है जिसमें ग्राफ स्टेबल है या फिर थोड़ा-थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो उस ट्रेंड को किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं हम? इस तरह सी सिंपल वर्ड रिमेन्ड कांस्टेंट, ठीक है, स्टेड स्टेबल, फ्लक्चुएटेड,
मिड माइल्डली यहाँ पे अगर थोड़ा सा ग्राफ फ्लक्चुएट किया है तो फ्लक्चुएटेड माइल्डली इस तरह कह सकते हैं। इन्होंने बताया भी है कि इतनी परसेंटेज से फॉर एग्जांपल अगर फ्लक्चुएट हुआ है तो हम बता सकते हैं फ्लक्चुएट माइल्डली। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे फ्लक्चुएट माइल्डली लिख रहे हैं और यहाँ पे आगे बिटवीन लिख दिया फॉर एग्जांपल 10 to 50%, तो वो माइल्डली फ्लक्चुएट नहीं हुआ, वो हाईली फ्लक्चुएटेड हुआ। ठीक है, और नेक्स्ट ये वेरिड स्लाइटली, पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, फिर अगर हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं कंपैरिजंस, हम अक्सर जिस तरह हमने कल भी अब जो हम करेंगे बल्कि ग्राफ, इसमें हम कंपैरिजंस ही डिस्क्राइब करेंगे। तो उसमें हम किस तरह के वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जिस तरह हैड अ हायर परसेंटेज ऑफ अ कार ओनरशिप कंपेयर्ड, एक वर्ड है। ठीक है, ये भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन इफ अगर किसी का कह लें कि नंबर, जैसे हम कल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स देख रहे थे और अगर हमने बताना है कि इसके नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स डबल हो गए हैं किसी दूसरे क्लब से, तो उसके लिए वर्ड कुछ इस तरह भी यूज कर सकते हैं, ये ट्वाइस का वर्ड बेसिकली। तो ये वाज एज हाई, वाज तो डिपेंड करता है पास में बात कर रहे हैं या फिर किस में बात कर रहे हैं, लेकिन ट्वाइस एज हाई एज। ठीक है, फिर कैटेगरीज, बोथ कैटेगरीज शोड सिमिलर प्रोपोर्शंस, ये एक वर्ड है। ठीक है, फिर फ्रांस आउट परफॉर्म्ड, जिस तरह कल हम एक क्लब देख रहे थे टेबल टेनिस का, वो बहुत ही रैपिडली इंक्रीज कर रहा था। तो एट द एंड हम उसमें ये वर्ड भी यूज कर सकते कि दिस क्लब आउट परफॉर्म्ड इन द नंबर अमंग द पीपल, इस तरह करके ये वर्ड यूज कर सकते थे। देन लैग्ड बिहाइंड, अगर कोई चीज पीछे रह रही है, ठीक है, तो लैग्ड बिहाइंड इस तरह का वर्ड यूज कर सकते हैं। फिर डिस्क्राइबिंग प्रोपोर्शंस स्पेशली फॉर पाई चार्ट्स एंड टेबल्स, ठीक है, जहाँ पे परसेंटेजेस की ज्यादा बात आती है, तो फूड अकाउंटेड फॉर 35%, मेड अप एक वर्ड है, कंबाइंड रिप्रेजेंटेड दी, was nearly equal to, was significantly lower than। ठीक है, ये छोटे छोटे वर्ड्स आपका पैराग्राफ बड़ा खूबसूरत बना देते हैं और उसकी वैल्यू बहुत इंक्रीज हो जाती है। फिर मैप्स अगर हम जब पढ़ेंगे तो मैप्स में चेंजेस की अगर कोई बात हो रही है तो हम इस तरह बता सकते हैं, वाज कन्वर्टेड इनटू अ रेजिडेंशियल एरिया और वाज बिल्ट, क्योंकि मैप्स है इसमें कंस्ट्रक्शन की ही बात होती है ज़्यादा। और रोड वाज एक्सटेंडेड, ट्रीज वर रिमूव्ड, रिमेन अनचेंज्ड। देन प्रोसेसेस की बात अगर करें तो उसमें इस तरह के बता सकते हैं, इनिशियली, ठीक है, प्रोसेस और लिक्विड इज हीटेड, जिस तरह अभी मैंने आपको एक डायग्राम दिखाई थी उसको एक प्रोसेस था, तो इज हीटेड, इज स्टोर्ड, पासिस थ्रू। तो जिस तरह डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू हम एक स्टेज से नेक्स्ट स्टेज पे मूव करना है, तो इस तरह पासिस थ्रू का वर्ड यूज कर सकते हैं, फाइनली और आर ट्रांसपोर्टेड टू रिटेल स्टोर, इस तरह। फिर ये कुछ जनरल लिंकिंग वर्ड्स हैं, जिस तरह ओवरऑल हम कह सकते हैं, ओवरऑल का वर्ड हम शुरू में यूज नहीं करेंगे, शायद एंड पे यूज करेंगे। और इन समरी, ये भी हम एंड पे ही यूज करेंगे। इट इज एविडेंट फ्रॉम द चार्ट, एविडेंट मीन्स एक ना एविडेंस की एक टाइप है, जिस तरह एविडेंस होता है उस तरह ही एविडेंट है। तो चार्ट्स के लिए इस तरह हम यूज कर सकते हैं। अ नोटेबल ट्रेंड, ये अनोटेबल ट्रेंड जितने हम उसमें मेंशन कर सकते हैं, जितने हमारे आई कैच करती है ट्रेंड्स को और वो सारे नोटेबल हैं, तो वो हम जितने मेंशन करें उतना बेहतर है। और द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द डाटा, ये दो चीजें, ठीक है, ये काफी अच्छे कीवर्ड्स हैं। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, फिर हम इस ग्राफ को पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ कि मैंने काफी सैंपल आंसर्स देखे हैं और उन अक्सर दिखाए होते हैं कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे सैंपल आंसर्स और उन आंसर्स पे क्या बैंड्स आया। तो मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं थी और उनके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था, लेकिन वो फिर भी 7+ बैंड्स पे लाया कर रहे थे। वो इस वजह से क्योंकि उन्होंने जो इंफॉर्मेशन कैप्चर की है ना ग्राफ से, वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी। मतलब कि हम ऐसे ऐसे पॉइंट अगर इस ग्राफ से रिलेटेड बता दें जो कि एग्जामिनर कहे हाँ भाई ये वाकई ऐसा पॉइंट है जो कि बहुत रेयर है, जो कोई कोई लोग ही लिखेंगे, तो
वो वो चीज़ें आपका बैंड इंक्रीज़ कर देंगी। मतलब कि कह लें कि क्वालिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन दैट यू कैप्चर्ड फ्रॉम दिस ग्राफ। तो वो क्वालिटी आप जितनी अच्छी कैप्चर करेंगे ना इस ग्राफ से, कितनी जितनी अच्छी एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो उतना ही आपके बैंड इंक्रीज़ हो जाएँगे। बाकी ग्रामर डाटा स्ट्रक्चर ये कहीं-कहीं आपका लैग भी अगर कर गया ना, लेकिन आपकी क्वालिटी ग्राफ की अच्छी होगी ना आपकी राइटिंग की, तो आपका बैंड 7 प्लस आ ही जाएगा। तो किसी का कोई क्वेश्चन है, तो वो पूछ ले और उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। सर प्रोसेस का थोड़ा बता दें, क्योंकि प्रोसेस में मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। स्टार्ट तो आपने बता दिया, इनिशियली से करेंगे और एंड उसको फाइनली से करेंगे, तो दरमियान के स्टेप्स को कैसे एड्रेस करेंगे? अच्छा, इसमें मैं खोल लेता हूँ, मैंने शायद नोट कर लिया स्टेप्स। अच्छा ये है प्रोसेस, ठीक है। अच्छा जो मैंने आपको वर्ड्स बताया ना वो ऐसे वर्ड्स हैं कि जो जस्ट ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ वही वर्ड्स हैं, आप और भी हम वर्ड्स देख सकते हैं, ठीक है। अब जिस तरह मैं आप ही के सामने मैं चैट जीपीटी से ही पूछता हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन राइटिंग टास्क 1 प्रोसेस रैप और अच्छा ये उसने एक कुछ वर्ड्स बता दिए हैं जैसे फर्स्टली, देन नेक्स्ट, आफ्टर दैट, फॉलोइंग दिस। आफ्टर दैट की जगह हम ये एक बड़ा अच्छा वर्ड है फॉलोइंग दिस, सब्सीक्वेंटली और एंड वी इन द फाइनल स्टेज, क्योंकि प्रोसेस है इसमें स्टेजेस होती हैं तो उसमें इस तरह का वर्ड यूज कर सकते हैं। बिफोर एंड प्रायर टू, एट द बिगनिंग, एट द इनिशियल स्टेज, वंस कंप्लीटेड। कोई अगर स्टेज कंप्लीट होती है तो वंस कंप्लीटेड उसके बाद इस तरह आगे उसको स्टार्ट कर सकते हैं। मीनवाइल वर्ड्स यूज कर सकते हैं फॉर पैरेलल प्रोसेसेस, ठीक है। फिर कुछ और हैं जिस तरह ये डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रोसेस आ रहा है, जिस तरह इज़ हीटेड, इज़ कूल्ड, इज़ कलेक्टेड, इज़ फ़िल्टर्ड, प्रोसेस्ड, ट्रांसपोर्टेड, असेंबल्ड, डिलीवर्ड, मिक्स्ड, स्टोर्ड, सेंट, ट्रांसफॉर्म्ड। ये वर्ड्स काफ़ी कॉमन होंगे हम जब प्रोसेस पढ़ेंगे, क्रश्ड, ग्राउंड और कट, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह के प्रोसेस आएँगे कि वुड को फर्नीचर बना रहे हैं, उसको डिलीवर कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। तो उसमें ग्राउंड, कट, क्रश्ड इस तरह के वर्ड्स यूज़ होंगे। प्रोसेस में ये 2 वर्ड्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रोड्यूस्ड एंड मैन्युफैक्चर, ठीक है। फिर इस तरह की जब सिनेरियो आ जाता है प्रोसेस में, जिस तरह उसमें हम लिख सकते हैं एज़ अ रिज़ल्ट, देयरफॉर, दिस लीड्स टू, कंसीक्वेंटली, रिजल्टिंग इन, सो दैट। और फिर जब इन्फॉर्मेशन किसी तरह में ऐड करनी हो तो उसमें हम लिख सकते हैं इन दिस स्टेप, एट दिस स्टेज, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द प्रोसेस इन्वॉल्व्स a combination of simultaneously। तो इस और ये भी कुछ वर्ड्स हैं, ये असल में नाम है टूल्स और इक्विपमेंट्स के, और ये डिपेंड करता है कि हमें क्या नज़र आ रहा है। अब इस तरह ये जो था प्रोसेस, इसमें हमें ये नज़र आ रहा है। अब इसमें हमें उन्होंने पहले ही बता दिया हुआ है, इनके नाम भी साथ बता दिए हैं, जिस तरह ये डिगर है, ये रोलर है, ये मोल्ड है, यहाँ पे ये वायर कटर है, ये ब्रिक्स हैं, ये डाइंग ओवन है। तो होपफुली ये हमारे पास नाम आ जाएँगे पहले से, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर एक ही स्टूडेंट को इनके नाम पता हों। कुछ जनरल नाम्स हैं जो कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिस तरह ये ट्रक है उसका नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमें पता है कि ये ट्रक ही है। और लेकिन फिर भी अगर कोई इसको थोड़ा-सा देखना चाहे वो ज़रूर इसको याद रख सकता है। चैम्बर होता है, फर्नेस होता है, कन्वेयर बेल्ट होती है, फ़िल्टर, टैंक होता है। चैम्बर एक ऐसे कह लें कि जहाँ पे चीज़ें तैयार होती हैं गरम होकर,
फर्नेस एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट होता है, जिस छोटा इक्विपमेंट होता है जिसमें जो कि चैम्बर की तरह के ही वर्क करता है, और मे बी फर्नेस कैन बी अ पार्ट ऑफ अ चैम्बर, ठीक है। कन्वेयर बेल्ट एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए उसको कन्वेयर बेल्ट कहते हैं। जो जिस भी बेल्ट पे वो पैकेज ट्रांसफर हो रहा होता है उसको कन्वेयर बेल्ट कहते हैं। फिल्टर अक्सर हमने नाम सुना हुआ है, टैंक भी हमने नाम सुना है, मोल्ड मोल्ड किसी भी चीज की को बनाने के लिए उसका एक सांचा बनता है, उसको हम मोल्ड कहते हैं। कूलिंग यूनिट कि जिस तरह हमारे अपने घरों में कूलिंग यूनिट्स होते हैं चीज ठंडा करने के, उसके नाम से ही पता चलता है कि ये किसी चीज को ठंडा करने के लिए यूज हो रहा है कूलिंग यूनिट। कंटेनर या वेसल कोई चीज भी स्टोरेज के लिए यूज हो रहा है, या स्टोरेज एरिया हम कह सकते हैं। तो ठीक है, आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्योंकि इसी तरह के काफी आ सकते हैं और ये बहुत वैरायटी हो सकती है इनमें। सर और एक हम फर्स्टली सेकेंडली थर्डली ये भी प्रोसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं स्टेप्स के लिए? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। फर्स्टली, सेकेंडली, इन द नेक्स्ट स्टेप, एंड फॉलोइंग टू द प्रीवियस स्टेप। तो ये जब हम एक्चुअल में हम राइटिंग करना स्टार्ट करेंगे ना, तो टू बी ऑनेस्ट ये उस वक्त डिपेंड करेगा कि आप वो 20 मिनट्स के अंदर आपके जेहन में क्या आ रहा है। बट हाँ, आपकी वोकेबलरी में जितने ज़्यादा वर्ड्स होंगे फॉर श्योर आप उतना ही ज़्यादा अच्छा लिख भी पाएंगी। तो गोल इस वक्त सारी बात आप अपना यही रखें कि आपकी वोकेबलरी इंक्रीज हो जाए, और प्रैक्टिस साथ साथ हम चूंकि करेंगे अभी भी। आज हम अपना ये लाइन ग्राफ वाला प्रैक्टिस करते हैं, और देखते हैं कि हम कितना लिख सकते हैं। हमने कुछ वर्ड्स तो देखे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है वो वर्ड्स जब आप लिखेंगे ना और 10-20 मिनट्स का टाइम होगा तो कईयों को याद रहेंगे, कईयों को याद नहीं रहेंगे। तो वो इसी वजह से, और ये ऐसे ही है, हमारी वोकेबलरी हम सबकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन चूंकि हमने कभी यूज ही नहीं की होती और लिखा ही नहीं होता, ये पता नहीं कितने अरसे बाद जाके अब आर्टिकल्स लिखेंगे हम। तो अ, वो हमारी हमें याद ही नहीं आती इस तरह की चीजें। और इसी वजह से ही सर शायद भी कहते हैं कि आइल्स जब करना है तो सिर्फ आइल्स पे ही फोकस करना है और कोई काम नहीं करना। तो ताकि आपके ब्रेन में जो वोकेबलरी है ना वो जनरेट हो, आइडियाज जनरेट हो। और दूसरे काम भी अगर साथ साथ करते रहेंगे, जितना लीड कोड है या फिर हैकाथॉन्स वगैरह पे भी काम कर रहे हो, तो फिर आपका माइंड की एक स्पेसिफिक कैपेसिटी है, तो वो कैपेसिटी डिवाइड हो जाएगी। तो लेट्स सी कि ये अब हम ग्राफ करने जा रहे हैं। किसी का भी और कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, अदरवाइज आप सब टाइम लें और इस ग्राफ को सॉल्व करें। और इसका बॉडी पैराग्राफ लिखना है, कोशिश करें कि पूरा ही 150 वर्ड्स का लिखें, इंट्रो विद बॉडी पैराग्राफ। अब मैं इसको बता देता हूँ, कल हमने इस तरफ इंट्रो पैराग्राफ लिखा था। इंट्रो में क्या होता है कि हमने जो ग्राफ की जो डिस्क्रिप्शन दी होती है ना टॉप पर क्वेश्चन को, उसी को ही बस पैराफ्रेज करके लिख देना होता है। जिस तरह यहाँ पे वो उन्होंने ये कुछ बताया हुआ है कि ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसी चीज को ही बस थोड़ा सा पैराफ्रेज कर देंगे, लाइक दिस ग्राफ बिलो। हम बिलो तो नहीं लिखेंगे, बस सिंपल लिखेंगे द की जगह लिख देंगे दिस ग्राफ गिव्स इंफॉर्मेशन की बजाय लिखेंगे दिस ग्राफ इलिस्ट्रेट्स द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स की जगह कह देंगे मेंबर्स में भी द नंबर ऑफ मेंबर्स और द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज एट वन की जगह आ कर दें एट अ सोशल सेंटर इन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, ये तो सेम रहेंगे। फॉर द पीरियड 2000 टू 2020 की जगह हम लिख देंगे फ्रॉम 2000 टू 2020। इस तरह करके हम एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। ये फर्स्ट पैराग्राफ हो जाएगा जो कि ऑलमोस्ट 2 लाइन्स का ही बनेगा। देन सेकेंड लाइन से हम फिर प्रॉपर ग्राफ को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे। और एक बहुत की पॉइंट मैं जिस तरह बताता हूँ, हमें ग्राफ के ना ऐसे आई कैचिंग फीचर हमने लाजमी लिखने हैं। जिस तरह ये कोलाइड कर रहा है यहाँ पे 2010 में, ये दो एक्टिविटीज के नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कोलाइड कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट के बाद जो ये वाली लाइन है, इसने ये रैपिडली इंक्रीज कर गई है, और जो ये वाली एक्टिविटी है जो इसको ड्रामेटिक्स कहते हैं, और ये कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होना शुरू हो गई है। ठीक है। सोशल क्लब ऑलवेज रिमेन्ड कांस्टेंट। ठीक है, स्लाइटली कह लें कि इसको यहाँ पे हम रख सकते हैं माइल्डली फ्लक्चुएटेड इन 2010 बट रिमेन्ड कांस्टेंट थ्रू आउट द नेक्स्ट ईयर। इस तरह लिख सकते हैं इसको। और
ये कुछ आई कैचिंग फीचर होते हैं ग्राफ के जो कि क्वालिटी इंक्रीज करता है आपके ग्राफ की, तो इसको लाजमी देखें और स्टार्ट करें। अगर किसी को ग्राफ का ये आइडिया नहीं हो रहा, कोई किसी के फर्स्ट क्लास है, तो वो मुझे वो बता सकता है कि ये बता दें कि लाइन को किस तरह हम पढ़ सकते हैं। बाकी आप सब स्टार्ट करें लिखना, और जिसका कोई क्वेश्चन है वो मुझसे लास्ट में पूछ लें। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी पूछें। ये 10 AM वाला और जो 3 PM सेशन है, ये एक ही सेशन है, यानी कि उसको स्प्लिट किया है 2 हिस्सों में? नहीं नहीं, 3 PM जो होता है सेशन वो भी आइल्स का ही सेशन है। वो डिफरेंट ट्रेनर्स और मॉडरेटर्स उसको कंडक्ट कर रहे हैं। और जो 10 PM वाला है वो हम मैं हूँ अरूब, मैम अरूज हैं, मैम अहमद हैं और मैम कुरतुल्नैन है, हम ही इसको कंडक्ट कर रहे हैं बस। 3 PM और ये सर दो जो डिफरेंट सेशन है लेकिन है आइल्स। जी जी बोले। 8 AM और 5 PM है, 8 AM और 5 PM भी वो भी आइल्स के ही सेशन है। वो भी आइल्स का ही सेशन है, लेकिन वो मैंने सुना है कि मैंने 5 PM वाला एक सेशन ज्वाइन किया था, उसमें बता रहे थे कि वो 5 PM वाला जो सेशन है ना, वो और 8 AM वाला सेशन दोनों एक ही ट्रेनर और एक ही मॉडरेटर्स उसको कंडक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने, चूंकि उनके पास दो सेशंस हैं, तो उन्होंने आई थिंक सो डिवाइड कर दिया। शायद सुबह के टाइम वो लिसनिंग और रीडिंग कर रहे हैं और शाम के टाइम स्पीकिंग और राइटिंग कर रहे हैं। तो उनके पास एक्चुअली दो सर सेशंस ये हैं। एक ही टाइम में राइटिंग और रीडिंग एक ही टाइम में सीखना, वो मतलब कि मुनासिब रहेगा, या एक टाइम में एक ही चीज़ सीखनी चाहिए? देखिए, एक टाइम पे एक ही चीज़ सीखें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन एट द एंड ये सारा कलेक्टिवली इज़ अ पार्ट ऑफ दिस आइल्स टेस्ट। हमें जब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 1 महीना पहले आपके टेस्ट से, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 1 अगस्त को टेस्ट है, तो मैं भी रिकमेंड ये करता हूँ कि एटलीस्ट 20 दिन पहले आप कलेक्टिवली सबको देखना शुरू कर दें, क्योंकि हमने फिर प्रैक्टिस भी करनी है सब पूरे 2 घंटे 45 मिनट के टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए, और उसमें आप पूरा टेस्ट सॉल्व करना है आपने। तो ये चूंकि आपकी प्रैक्टिस है दोनों आइल्स के ही से ही रिलेटेड है, और आप आपकी अगर जिसमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो आप समझते हैं जिसमें आप बहुत लैग करते हैं, उस पे आप ज़्यादा फ़ोकस करें और उसके साथ कोई चीज़ ना करें। अगर आपकी राइटिंग और रीडिंग दोनों में ग्रिप अच्छी है, तो आप दोनों को इकट्ठे भी देख सकते हैं, क्योंकि आपने जस्ट अपना कॉन्सेप्ट ही रिवाइज़ करना है। लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू आप समझ रहे हैं कि नहीं भई राइटिंग मुझसे नहीं हो पाएगा और मैं इस पे लैग कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल राइटिंग पे ही फ़ोकस करें बस। पहले 1 हफ्ता या 2 हफ्ते, उसके बाद रीडिंग पे जाइएगा। क्योंकि लिसनिंग रीडिंग यूजुअली आसान है, वो लिसनिंग से रिलेटेड है। राइटिंग जो है आपकी स्पीकिंग पे भी हेल्प करेगा, और राइटिंग तो हम कर ही रहे हैं। स्पीकिंग में इस वजह से क्योंकि वोकैब्युलरी है, और साथ हम जो लिख रहे हैं वो हम बोल भी पाएँगे, इस वजह से। ये सेशन स्टार्ट ही राइटिंग से किया है? हमने हाँ, सेशन स्टार्ट ही राइटिंग से किया है। ठीक है, तो थ्रू आउट मतलब नेक्स्ट स्टेप हमारा स्पीकिंग होगा? अ, अभी चूँकि आज, बल्कि एक और मैं अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूँ, आज हमारा लास्ट लेक्चर है, लास्ट सेशन होगा, क्योंकि ईद की वजह से ईद हॉलीडेज़ हैं, तो फ्राइडे टू ट्यूसडे हॉलीडेज़ हैं, और वेडनेसडे से दोबारा सेशन स्टार्ट होगा, और वेडनेसडे को भी राइटिंग ही करेंगे हम, क्योंकि राइटिंग का वरना इस तरह मिस हो जाएगा। हमने राइटिंग पे ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि राइटिंग आपकी वोकैब्युलरी इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है, और आपकी वोकैब्युलरी इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है, और साथ आपके जो है ना आप आपकी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश से रिलेटेड थोड़ी-सी इंक्रीज़ करता है, और फिर स्पीकिंग पे भी हम ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। हम आप अगर स्लैक चैनल पे देखें ना, उसमें मैंने वो शेयर किया हुआ है जो कंटेंट है, जो भी हमने पढ़ाना है। तो वो आप देख रहे हैं, उसमें वीक वाइज़ हमने बताया कि इस वीक राइटिंग है, इस वीक रीडिंग है, इस वीक लिसनिंग है और स्पीकिंग कब है। तो हमने राइटिंग पे ज़्यादा फ़ोकस कर रखा हुआ है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता हम जाके देखेंगे, अगर अब कहीं चेंज करने की ज़रूरत पड़ी तो हम कर भी लेंगे। जी सर, क्लियर है। थैंक यू। ठीक है? सर वेलकम। जी, जी। सर ये जो एक्सप्लेनेशन है इंट्रो के बाद, तो इसकी अगर आप एक दो लाइंस कुछ एज अ डेमो या फॉर एग्जांपल दे दें तो मे बी आइडिया हो थोड़ा। ये वाली? ये वाली कह रही हैं आप? नो सर, जो अभी टास्क दिए ना आपने, उसका इंट्रो तो कल समझ आ गया था ना, कि इंट्रो को तो पैराफ्रेज करके लिखते ना, तो जो एक्सप्लेनेशन है आगे
तो वो जरा एक दो लाइंस अच्छा, बता दें। उस उसकी उसको हम स्टार्ट अच्छा इस तरह कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं जो फर्स्ट 2000 हमने टाइम पीरियड से रिलेटेड बात करनी है। हम पहले ग्राफ को समझना, ग्राफ क्या कह रहा है। ग्राफ ये कह रहा है कि इन शॉर्ट वर्ड्स कि हमारे पास ये 20 साल है। हर साल डिफरेंट तरह के क्लब्स थे हमारे पास, सोशल एक्टिविटीज के। हर साल उन डिफरेंट जो एक्टिविटीज है उनमें जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स शो कर रहा है कि कौन से पार्टिसिपेंट किसमें कितने कितने रहे। सिंपल इन शॉर्ट वर्ड्स ये है कि फिल्म क्लब 2000 में उसके कितने पार्टिसिपेंट्स थे और 2020 तक उसकी क्या कितने कितने पार्टिसिपेंट्स रहे हैं। इसी तरह बाकी क्लब्स भी बस यही शो कर रहे हैं। लेकिन चूंकि नंबर ऑफ लाइंस है हमारे पास, तो वो हमें नजर आ रहा है कि ये लाइन नीचे चले गई है यहाँ पे, मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इस लाइन के इस एक्टिविटी से कम हो गए हैं। तो ये एक हमारे पास आई कैचिंग फीचर हो सकता है। तो हम इसको स्टार्टिंग कंपैरिजन से कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट एज सच ये पूरी अकेला 2000 को ही डिस्क्राइब करना एक वैल्यूएबल लाइन नहीं रहेगी। तो हम इसको कंपैरिजन कर लेते हैं 2000 2005 में। ठीक है, क्योंकि 2000 2005 में हम ये बोलना लेकिन लाजमी है, हर ईयर के बारे में लिखना लाजमी है। लेकिन हम चूंकि देख रहे हैं इन 5 सालों में एज सच कुछ खास कह लें कि रैंकिंग जो है ना अमंग द पीपल इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हुई। तो हम सिंपली लिख सकते हैं इन 2000 टू 2005 वी कैन वी कैन सी दैट द popularity of the social activities among the people mildly fluctuated। ये इस तरह का वर्ड यूज कर सकते हैं। फिर आगे इस तरह कह सकते हैं, बट इन 2010 we it has been noted that table tennis activity has a rapid increase has been seen in the table tennis activity। और फिर इसके बारे में साथ ही बता सकते हैं लाइक ड्रामेटिक्स के बारे में कि ये कांस्टेंट डिक्रीज हो गया। तो स्टार्टिंग हम इस तरह कंपैरिजन में कर सकते हैं 2000 टू 2005। वी कैन इट कैन बी नोटेड दैट the popularity of the social activities among the people has mildly fluctuated। इस तरह करके लग सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। सर हम ये जो कंपैरिजन करेंगे जैसे म्यूजिकल परफॉर्मेंस टेबल टेनिस, तो ये हम दो दो का करेंगे, या अगर म्यूजिकल परफॉर्मेंस का पहले टेबल टेनिस से किया फिर उससे ऊपर वाले के साथ, फिर उसके ऊपर वाले के साथ, इस तरह से, या फिर कोई भी दो चूज आ- करके उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। आपने कंपैरिजन करना है हर पॉइंट पे। आप फॉर एग्जांपल आती हैं 2010 पे। 2010 पे ये लाइन है हमारे पास, एक इमेजिनरी लाइन, इसको देखें। ठीक है, इमेजिनरी लाइन पे कंपैरिजन किसका करना बनता है? वैसे अगर आपसे मैं पूछूं क्वेश्चन, ये इमेजिनरी लाइन है 2010 पे, इस पे कंपैरिजन किसका करना बनता है? कंपैरिजन अच्छा उस चीजों का करते हैं जो आपस में सम हाउ इंटरलिंक कर रही हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस 2010 वाली लाइन पे कोई लाइन किसी के साथ इंटरलिंक नहीं कर रही स्वाय इस 2 पॉइंट के। ठीक है, तो हम सिर्फ इन दो का कंपैरिजन कर देंगे। फिर 2015 में जब आएंगे, या 2010 और 2015 की बात, इसको दो तरह से कर सकते हैं। 2015 सेपरेटली भी हम डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि इसमें दो तरह के कंपैरिजंस बन रहे हैं। ठीक है, और हम 2010 और इस 5 सालों का भी बता सकते हैं। इस 5 सालों में हमने क्या देखा कि टेबल टेनिस ट्रेंड हैज रैपिडली इंक्रीज और एंड ड्रामेटिक्स ट्रेंड हैज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग। इस तरह करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप इसमें जनरल रखना है। हम किसी को भी किसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये इसमें कोई ऐसा हमें की पॉइंट नहीं है कि भाई इसको इसी के साथ ही कंपेयर करना है, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? यस सर, थैंक यू। तो आप सारे बॉडी पैराग्राफ इसका लिखें एंड देन लेट्स सी। अच्छा, 36 हुए हैं, 10:36। तो आई थिंक सो ऑलरेडी 5 मिनट्स गुजर भी गए हैं। तो टेक 10 minutes more and try to complete the body paragraph।
अच्छा, काफ़ी लोगों ने चैट पे लिख के भेजा है, मैं उनको रिव्यू करता हूँ और हाँ, मैं गूगल शीट जो है ना वो उस पे एक्सेल शीट पे जो हाँ रिसोर्सेज शेयर करते हैं ना वहाँ पे ऐड कर दूंगा। अच्छा, तो सबसे पहले मोहम्मद अरसलान, द गिवन ग्राफ डिपिक्ट्स शामिल है। अच्छा, the given graph depicts the knowledge base of multiple activities participant strength held at a social center and अच्छा इसमें सरफरान आपका बस एक ये है कि ये नॉलेज की यहाँ पे बात नहीं की गई ये थोड़ा सा इररेलेवेंट कीवर्ड है इस इस ग्राफ से रिलेटेड बाकी ये आपके चॉइस अच्छी है कि पार्टिसिपेंट स्ट्रेंथ की कि ये भी उसकी उसी को ही डिफाइन करता है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को और बाकी सही है ठीक है इन मल्टीपल एक्टिविटीज डिफरेंट को आपने मल्टीपल कर दिया ये बिल्कुल ठीक है ये बस थोड़ा सा इररेलेवेंट सा वर्ड लगता है इसको अगर चेंज कर दे तो इंट्रोडक्शन बड़ा सही था ये ठीक है सर मैं ये अपलोड कर दूंगा उसी में साथ और मैम सोफिया द गिवन chart is the total number of participants who participated in various activities at social center अच्छा यहाँ पे हु पार्टिसिपेट की जगह यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामेटिकल इशू मुझे लग रहा है अगर हम इसको इस तरह करते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेटेड इन वेरियस एक्टिविटीज एट सोशल ड्यूरिंग हाँ ये भी सही है ड्यूरिंग आपने वर्ड यहाँ पे यूज कर दिया इन द टू द पीरियड की जगह बाकी सारा सही है बस ये थोड़ा सा यहाँ पे ग्रामेटिकल इशू लगा बाकी ओके है बिल्कुल ओके है बॉडी पैराग्राफ भी आप लिख के देखें ट्राई करें अच्छा मैम कुरुतुल लेंस ग्राफ is giving us the details on the total count of for various tasks at the social center for era अच्छा एरा आई एम नॉट श्योर कि ये सही वर्ड रहेगा यहाँ पे यूज करना एरा एरा उस वर्ड वहां पे यूज किया जाता है जहां पे हम कोई पास्ट की बात कर रहे हो और उस एरा उस टाइम पे जोन की बात कर रहे हो अब ये 2020 जो लास्ट एक ईयर है ये हमें नहीं पता कि वो हमारा प्रेजेंट ईयर रहेगा लेकिन इस केस में शायद इस केस में ठीक है लेकिन कहीं कहीं पे जब हमारा लास्ट ईयर जो है प्रेजेंट ईयर के साथ कनेक्ट हो रहा हो तो वहां पे अवॉइड कीजिएगा एरा यूज करने में बाकी आपकी ये सही है अच्छा ये टास्क भी यहाँ पे नहीं आएगा फॉर वेरियस एट अ सोशल इसको एक्टिविटीज ही रहने दें ठीक है टास्क नहीं कैन बी नोटेड इट तो कैन ग्राफ बी विजिबल नोटेड नहीं है please। सॉरी कौन बोल रहा है सर वो मोहम्मद ग्राफ विजिबल नहीं है स्क्रीन पर। हाँ सॉरी सॉरी ओके एक सेकंड ठीक है थैंक यू सर। अच्छा मैम कुतुलन आपने ये जो लाइन लिखी है ना इन 2000 2005 इट कैन बी नोटेड दैट पॉपुलैरिटी अमंग द पीपल हैज माइल्डली फ्लक्चुएटेड लेकिन पॉपुलैरिटी किस चीज की पॉपुलैरिटी ऑफ डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज अमंग द पीपल हैज माइल्डली फ्लक्चुएटेड तो आप एक मेन कीवर्ड बीच में से मिस कर गए हैं वो लिखना जरूरी था बाकी वो लाइन बिल्कुल ठीक है देन इन 2010 द नंबर ऑफ म्यूजिकल चार्ट क्लब म्यूजिकल चार्ट क्लब अच्छा ये वर्ड नहीं सही म्यूजिकल चार्ट क्लब नहीं कहेंगे म्यूजिकल क्लब कह लें सिंपल ठीक है एट पीक इन नंबर ऑफ म्यूजिकल क्लब चार्ट क्लब इज एट पीक म्यूजिकल अगर मैं इसको use करूं तो moreover in the era of 15 2020 total counts of table tennis and martial arts collapsed अच्छा इसमें आपने आपकी ट्राई अच्छी थी कुरुदुल मैम लेकिन आपका क्या ना काफी कीवर्ड्स हैं जो मिस कर दिए हैं जिसकी वजह से सेम ही लाइंस के साथ आप ज्यादा एक्सप्लेन कर सकती थी अच्छा
जिस तरह कि मैंने ये ऑब्जर्व किया, एक तो शुरू में आपको पॉपुलैरिटी वो वाला मैंने आपको बताया, ठीक है, और पॉपुलैरिटी ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज अमंग द पीपल, इस तरह के लिख सकती थी वो, डिफरेंट एक्टिविटीज की, चूंकि एक मेन वर्ड है यहाँ पे, वो बात कर सकती थी। फिर इन 2010 नंबर ऑफ म्यूजिकल चार्ट क्लब एट पीक, ये लाइन ग्रामेटिकल और लॉजिकली रॉन्ग है। इसको अगर आपने म्यूजिकल की, वैसे तो इन 2010 में पीक नहीं है, पीक है, पीक सारे ईयर्स में पीक सिर्फ फिल्म क्लब की ही है। अगर आप देखें ये सारे पीक पे सिर्फ फिल्म क्लब ही है। लॉजिकली मतलब कि क्वालिटी वाइज भी ये वर्ड रॉन्ग हो जाएगा, ये लाइन रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है, और ये ग्रामेटिकल भी ठीक नहीं है। Moreover, in the era of 2015-2020, total counts of table tennis. अच्छा, total counts of table tennis participants या table tennis members, ठीक है, काउंट्स जिनका है वो भी बताना है कि हम किस चीज का काउंट कर रहे हैं। एंड मार्शल आर्ट्स आर्ट क्लास, तो ये भी यहाँ पे भी कीवर्ड्स मिसिंग है, मेन कीवर्ड्स। अच्छा, नेक्स्ट, सर तलहा, this line chart illustrates the number of candidates for different activities at a social center member between, ठीक है, overall the number of members in the film club remained constant between 60 and 70। बिल्कुल ठीक है, आपने ये जब फ्लक्स रिमेन कांस्टेंट जब बताया ना, अच्छा, रिमेन कांस्टेंट का मतलब होता है कि अगर कोई वैल्यू 60 है ना, तो वो 61 भी नहीं हो रही, इसका मतलब कांस्टेंट होता है। 60 है तो वो थ्रू आउट 60 ही है, तो इस रिमेन कांस्टेंट के साथ नहीं लिख सकते। हाँ, आप इसको लिख सकते थे फ्लक्चुएटेड बिटवीन 60 एंड 70, या स्लाइटली फ्लक्चुएटेड, माइल्डली फ्लक्चुएटेड, ये जिस तरह हमने अभी कीवर्ड पढ़ा, तो वो यूज करते, और वो यहाँ पे परफेक्ट फिट बैठता है, क्योंकि फ्लक्चुएट का मतलब ही ये है कि थोड़ा सा अप एंड डाउन होना, और फ्लक्चुएट का मतलब है अप एंड डाउन होना। अगर उससे पहले हम स्लाइटली लगा देंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा, स्लाइटली का मतलब थोड़ा सा अप एंड डाउन होना, हाईली फ्लक्चुएटेड का मतलब कि अच्छा खासा चेंज आ रहा होगा उसमें। तो ये रिमेन कांस्टेंट की जगह हम माइल्डली फ्लक्चुएटेड या स्लाइटली फ्लक्चुएटेड लिखते, वो ज्यादा बेहतर था। एंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ड्रामेटिक क्लब इंक्रीज gradually and then fell dramatically, बिल्कुल ठीक है, ये हम देख लेते हैं। हाँ, increase gradually up till 2005 and fell dramatically। हाँ ठीक है, ये बिल्कुल ठीक वर्ड लिखा है, लेकिन इस पे थोड़ा सा टाइम ऐड कर दें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्वालिटी ऐड कर देगा। द नंबर ऑफ पीपल इन द म्यूजिकल क्लब रोज शार्पली इन 2005। आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत अच्छी है। ये जो आप चॉइस, जो आपने हमने कीवर्ड्स जो लिखे हैं ना, वो आप जिस तरह आप यूज कर रहे हैं वो बहुत सही है। इन 2005 then steadily increases till 20 म्यूजिकल क्लब। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये द टेबल टेनिस क्लब हैड कांस्टेंट कैंडिडेट then claimed rapidly, constant had constant candidates and then claimed rapidly। अच्छा, जो टेबल टेनिस के वैसे कांस्टेंट कैंडिडेट्स नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट कैंडिडेट किसी के भी नहीं है, तो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है ये हम कह सकते हैं, लेकिन थ्रू आउट कॉन्स्टेंट कैंडिडेट्स हैं ऐसा नहीं है। अगर टेबल टेनिस के भी देखो तो 2000-2005 में भी ये आई थिंक सो 5 to 20 तक गया, 15 to 20 तक गया, और उसके बाद भी थोड़ा स्लाइटली ये वर्ड एग्जैक्ट पैरेलल लाइन नहीं है, एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, तो इस चीज को अवॉइड करें जहाँ पे थोड़ा सा डाउट आ जाए, कंफ्यूजन आ जाए। बाकी आपका जो पूरा पैराग्राफ है बहुत सही है। अच्छा मैम, आसिया, द ग्राफ illustrates the number of participants involved in various activities in the social over a 20-year period from। हाँ ये भी ठीक है, आपने ये एक्स्ट्रा वर्ड जरूर ऐड किया, लेकिन ये बहुत सही वर्ड है, ओवर 20 year of time। अच्छा, ये यहाँ पे बस थोड़ा सा मुझे पता नहीं, सेंटेंस स्ट्रक्चर बस थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, जिस तरह ये द ग्राफ
the number of parts in World verified the social center in Melbourne, Australia over 20 year period of time. इस तरह कह सकते हैं over a 20 year period of time from 2000 to 2020. इस तरह of time अगर लगा दें तो ये ज़्यादा clear बन जाता है. But anyway, ये अच्छा आपका introduction था. Ma'am Ariba, the full length of this graph is 0 to 70 and timeline is 20. Firstly, अच्छा ये जो first line आपने हमने एक्चुअल में ग्राफ को अच्छा इसमें दो चीज़ें और मैं आपको बताता हूँ. हमने ग्राफ के स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं करना, हमने ग्राफ के अंदर जो इंफॉर्मेशन छुपी हुई है ना उसको ही एक्सट्रैक्ट करके डिफाइन करना है बस. हमने ये नहीं ग्राफ को नहीं बताना कि ग्राफ की हॉरिजॉन्टल लाइन पे ईयर्स हैं और वो फ्रॉम 2000 टू 2020 हैं. ग्राफ की वर्टिकल लाइंस में या वाई एक्सिस पे उसके नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं फ्रॉम 0 टू 70. ठीक है, ये हमने ग्राफ के स्ट्रक्चर को या ग्राफ की डिजाइन को एक्सप्लेन नहीं करना, हमने ग्राफ के अंदर छुपी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके वो ही डिफाइन करनी है बस. Firstly, the musical performance wasn't go smoothly at the start, and the number of participants 10 12, but in 2015 we can see a highly moderate here, and a musical performance beat the amateur dramatics with 15 to 19 participants. हाँ, आपका ये बिल्कुल ठीक है जो लास्ट में आपने भी ये लाइन लिख दी है ना, 15 to 19 पार्टिसिपेंट्स से आपने बीट कर दिया उसे. ठीक है, अच्छा जितना अपने आप को ट्रेंड ओरिएंटेड रखेंगे ना इस तरह के ग्राफ में वो ज़्यादा सही है. आप कंपैरिजन ज़रूर बताएं, बट कंपैरिजन भी किसका करें, ट्रेंड का. जब आप ट्रेंड का कंपैरिजन करेंगे ना तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ग्राफ के इतने डीप जाने की. लाइक फॉर एग्जांपल आपको नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जिस तरह ये विद 15 to 19 पार्टिसिपेंट या 10 to 12 पार्टिसिपेंट, ये इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी. कहीं ज़रूरत पड़ सकती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी जब आप ट्रेंड ओरिएंटेड रहेंगे. बाकी ओवरऑल आपकी अच्छी ट्राई थी मेमोरी का. अच्छा लास्ट पे मोहम्मद हसन साहब, the chart below illustrates the number of participants from Melbourne, Australia, whom एक grammarly wrong word है यहाँ पे, took part in various activities for period. This it has been showed that film club mostly remains same. The martial art fluctuates over the period of time. The dramatic first increases then decreases sharply. The participants of table tennis slightly increased, but after 2000 it rapidly surged. ठीक है, the participants of musical performance remain zero till 2005. After that, it increases till 2020. Overall, the year after 2010 saw a surge except mature dramatics. ठीक है, आपका भी ठीक है लेकिन इसमें मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ. आपका एक जो फॉर एग्जांपल ये मैं फॉर एग्जांपल लाइन पढ़ता हूँ. इट हैज बीन शोड दैट द फिल्म क्लब मोस्टली रिमेन सेम, द मार्शल आर्ट फ्लक्चुएट्स. अब ये जो दो लाइन है ये आपस में समहाउ इंटरलिंक नहीं कर रही. ऐसा लग नहीं रहा कि आप एक ही चीज पे बात कर रहे हो. इस वर्ड को, इस तरह की टेक्निक को हम कहते हैं कोहेरेंस या कोहेजन. वो चीज़ इसमें डालना बहुत ज़रूरी है कि समहाउ लिंक करें दो लाइंस आपस में और बिल्कुल ही सेपरेट ना लगे. जी जी, कौन बोल रहा है? We have only 5 minutes. ओके, वी हैव 6 minutes. यस, ओके ओके. तो आप सब ने अच्छी अच्छी ट्राई की है, स्पेशली जिन्होंने अपने वो जो वर्ड चूज किए हैं वो बिल्कुल सही किए हैं. अब मैं दिखाता हूँ जो मैंने सर लिखा मैं था. एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, जी जी, इंक्लूडिंग मी. कुछ लोग होते हैं जिनको ये फियर होता है कि हम लिखेंगे या हम बोलेंगे इंग्लिश तो वो हमारी जो है मे बी गलत हो, या ये मैंने देखा है चैट्स में काफ़ी लोगों ने जो है ना वो ट्राई की है. मे बी एग्जैक्ट पॉइंट वो पकड़ नहीं सके लेकिन उन्होंने जो एक अपना अंदर जो एक फियर होता है वो तोड़ा है और लिखा है
कुछ ना कुछ इवन ट्राई की है, उनके लिए जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन। बिल्कुल, बिल्कुल, ये ट्राई करना ही, और इस तरह नॉर्मल है, मेरे साथ भी इस तरह ही हुआ है। मैं कल कोशिश करने लगा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए कि जो मैंने कहा चलो 2-3 और राइटिंग टेस्ट कर लेता हूँ। लेकिन हालाँकि मुझे कोई देख नहीं रहा था, मैंने जस्ट खुद ही अकेले बैठ के प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा था कि यार मैं अगर लिखूँगा ना तो मैं गलत हो जाऊँगा, और मैं अपने आप से ही, मतलब कि हालाँकि कोई भी नहीं देख रहा, ना ही फेलियर का डर होना चाहिए। लाइक तो ये हेजिटेशन होती है, मेरे में भी है, मैंने ही भी यही दूर करनी है अपनी। तो ख़ैर, यही आप ट्राई करते जाएँगे, बस इस चीज़ को तोड़ें अपने हेजिटेशन को, तो जितना लिखेंगे, गलत लिखें, सही लिखें, तो आप लोग चूँकि अभी इस लेवल, हम ये अभी सेशन स्टार्ट ही थे, तो इस लेवल पे जितना आप लोगों ने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। अच्छा, मैंने ये कल भी शो करवाया था, मैं आपको दोबारा शो करवा देता हूँ, जिस तरह मैंने लिखा था, परसों मैंने इसको लिखा था 22 मिनट्स में, हालाँकि 20 मिनट्स में लिखना चाहिए था। अच्छा, this chart provides information related to the number of participants in different activities at a social center. मैंने अपनी ही गलतियाँ बाद में हाइलाइट की थी, जिस तरह मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं लिख सकता था, नंबर ऑफ जी पार्टिसिपेंट्स, सर, नंबर ऑफ मैम मेंबर्स। मरीबा का क्वेश्चन है, जी, जी। उन्होंने हैंड रेज़ किया हुआ। जी, पूछिए मैम। सर मैंने शुरू की थोड़ी सी क्लास मिस कर दी थी, तो मैं पूछना चाह रही थी कि आपने क्लासेस का बताया था कि कब से ऑफ है और कब से स्टार्ट है, आप मुझे बता सकते हैं? ये आज हमारी लास्ट क्लास है, ओके। और कल फ्राइडे से लेके ट्यूसडे तक ऑफ है, ईद की हॉलीडेज़ हैं, और फिर वेडनेसडे, नेक्स्ट वीक वेडनेसडे से हम दोबारा शुरू करेंगे। ओके। ठीक ठीक है? है। सर मेरा एक लास्ट अच्छा, क्वेश्चन है जी, बिल्कुल कि पूछिए। हमें रेगुलर बेसिस पे एटलीस्ट कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए? अगर राइटिंग की भी कर रहे हैं तो कितनी एक्सरसाइजेज हमें करनी चाहिए? सर हर एक की अपनी-अपनी कैपेसिटी है, ठीक है? मैं अगर कहूँ, अपनी बात अगर करूँ, तो मैं 3 राइटिंग टास्क, अगर टास्क 1 3 दफ़ा टास्क लिख लूँ ना, तो मैं उसके बाद अगर चौथा नहीं लिख सकूँगा, शायद मैं बर्नआउट हो जाऊँगा, या शायद वो मैं इस तरह लगेगा कि मैं बहुत ज़ुल्म कर रहा हूँ अपने आप पर। तो एट लीस्ट चूँकि अभी स्टार्टिंग है, और आप एट लीस्ट एक तो ज़रूर लिखें। जिस तरह ये लेक्चर खत्म होता है, फ़ौरन ही एक टास्क खोलें, 20 मिनट लगेंगे, उसको जिस तरह का भी आता है, 20 मिनट का ही अपने आप को टाइम दें, चाहे उस 20 मिनट में आप 2 लाइन लिख सकें, 3 लाइन लिख सकें, या पूरे ही 150 वर्ड लिख दें, डज़न्ट मैटर, लेकिन लिख दें कुछ ना कुछ, जी ठीक है? मैम, तो सोफिया आपका यही क्या प्रैक्टिस क्वेश्चन है? रहेगा। जी सर, अभी जो वर्ड डॉक पे आपने हमें ये जो इंट्रोडक्शन जी, लिखना और ये जो लाइंस में बताई है ना, वो जी, हमें जी। शेयर हो जाएंगी? जी, ये उसी ग्रुप, उसी में मैं शेयर कर दूँगा, वो जो हमारी है ना, मैं आपको खोल के भी बता देता हूँ, मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ आपके सामने। सर और राइटिंग क्लास 20 मिनट का ही होगा? टास्क 1 20 मिनट्स का होता है, राइटिंग टास्क 1, और टास्क 2 होता है 40 मिनट्स का। ओके। और सर आपने बोला था कि मैंने बैंड 7 वालों के और 9 वालों के वो देखे थे टास्क जो उन्होंने राइट किए हुए थे, तो वो आपने कहाँ से हाँ जी, देखे थे? ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, शायद इसी में ही मैंने कहीं देखा था। यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट में मैं जैसे रैपिडली सर्च कर रहा था कि किस तरह का राइटिंग अच्छी लिख सकें तो हमारे बैंड 7 प्लस हो सकते हैं। तो वो देख के बड़ा कॉन्फिडेंट फ़ील हुआ था कि फिर मैं एक चीज़ उसमें समझ पाया था कि बस आपका कंटेंट अच्छा हो, ठीक है? ग्रामर ग्रामर जो है वो प्रैक्टिस, ग्रामर को ऑफ कोर्स, ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी हमने देखना ज़रूर है। लेकिन कंटेंट अच्छा हो, वैल्यूएबल कंटेंट और वैरायटी हो उसमें, तो आप 7 प्लस बैंड इज़िली गेट कर सकते हैं। आप खुद भी इंटरनेट पे सर्च करें, यूट्यूब पे देखेंगे तो उसमें बताते हैं कि ये राइटिंग टास्क एक बच्चे ने किया था और इसको कितने बैंड्स मिले हैं। वो खुद ही आर्ट्स वाले भी बताते हैं ये चीज़। वी हैव ओनली 1 मिनट लेफ्ट, सो किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो स्लैक पे पूछ सकते हैं। बिल्कुल, और ये मैंने शीट पे ही ऐड कर दिया, फ्रेजेस नाम का यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, और ये आप जब खोलेंगे तो, और ये कुछ वोकैब्युलरी वर्ड्स हैं, यहाँ से भी मैंने हेल्प ली थी काफ़ी, तो आप बिल्कुल देखिएगा। बाकी अगर किसी को और कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर स्लैक पे पूछ ले, 11 बज गए हैं। अगर किसी को ये चाहिए जो फॉर एग्ज़ाम्पल किस तरह मैंने लिखा, ऑल्दो इसमें भी बहुत गलतियाँ हैं, लेकिन किस तरह मैंने लिखा तो मुझे वो स्लैक पे मैसेज कर दें, तो मैं वहाँ पे भी पेस्ट कर दूँगा ये एज़ इट इज़। सर वो चैट पे आपने क्या क्यूरी की थी? मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। चैट पे वो चैट जीपीटी पे आपने वो ओके सर, फ्रेजेस आप जिसका लिखी भी थी। क्वेश्चन है ना वो स्लैक पे आप पूछ लें, डिस्कस कर लें, तो टाइम ओवर हो गया।
बिल्कुल टाइम ओवर हो गया, तो हम इंशाल्लाह ये बाद में डिस्कस करेंगे। ये चैट जीपीटी जस्ट मैंने रिसर्च किया था कि किस तरह कौन-कौन से वर्ड्स होने चाहिए, जस्ट वोकैब्युलरी। ठीक है, तो इंशाल्लाह गाइस आपसे फिर